चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास क्या हुआ था, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जो इसमें रिवीजन करके नहीं आया वो आज फिर से फंसने वाला है, क्योंकि आज फिर से हम एक नया क्वेश्चन करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब याद दिलाएगा आप ढंग से रिवीजन किए कि नहीं किए होंगे, तो मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। लाइए मन के अंदर क्वेश्चन को, नहीं लाएंगे तो तुम क्या बोलेंगे, आप ही का नुकसान। भविष्य में कुछ सीखना है तो मन के अंदर डाउट अराइज होना चाहिए। चलो ठीक है, हम अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग तारीफ करते हैं, मानते हैं कि डाउट अराइज होने नहीं देते हैं, लेकिन आप भी सोचिए तो डाउट पूछ के ही रहना, कुछ ना कुछ डाउट निकाल ही लेंगे, तब डाउट मिलेगा। हम मानते हैं आप लोग मेरा इतना तारीफ करते हैं, लेकिन आप लोग अपने सोचने की क्षमता को कम होने दीजिए और बढ़ाइए और इंक्रीज कीजिए। चल भाई चल स्टार्ट करते हैं। आज सीखने वाले अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1, मतलब सर क्या 139 अंडर सेक्शन 139 में क्या क्या सीखे थे। 139 में सर हम लोग सीखे थे अपॉइंटमेंट के बारे में। क्या सीखे थे? अपॉइंटमेंट के बारे में और रोटेशन के बारे में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट और रोटेशन के अलावा। बहुत हो गया अपॉइंटमेंट, बहुत हो गया अपॉइंटमेंट, हो गया कूलिंग पीरियड, चला गया सब चीज़। अब बारी है सिर्फ ऑडिटर को अपॉइंटमेंट नहीं सीखना, ऑडिटर को रिमूवल भी सीखना है, मतलब ऑडिटर को निकालने का। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, मान ले 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया वो लोग जो था 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, क्या इस बीच में ऑडिटर को निकाला नहीं जा सकता है कंपनी से? पॉसिबल है कि नहीं है? क्या सिर्फ ऑडिटर को अगर एक बार अपॉइंट कर लिए तो क्या उस टाइम पीरियड के पहले निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते ऑडिटर को? यस और नो? हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ लॉ है, कुछ प्रोविजन है। ऑडिटर कोई मक्खी नहीं है कि आप उसमें से दूध में गिर गया, दूध में से निकाल बिक दीजिएगा। डायरेक्टर होता तो ये पॉसिबल है, आप लॉ में पढ़े होंगे। डायरेक्टर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बिक सकते, दूसरा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ऑडिटर कोई मामूली इंसान है, ही इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, पास द रिलेटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय द ICAI। वो इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, एक इंडिपेंडेंट बंदा है, आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है। आप समझने का कोशिश कीजिए। तो उसको अगर हटाना है ना, अगर उसको आप हटाना चाहते हैं किसी ऑडिटर को, अंडर सेक्शन 140 139 क्या था अपॉइंटमेंट का, 140 किसका होगा? रिमूवल का। पहले अपॉइंटमेंट आएगा कि रिमूवल आएगा? अपॉइंटमेंट। पहले 139 में अपॉइंट कीजिए, तब 140 में रिमूव कीजिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट का टीम है, डायरेक्टर लोग, वो लोग मीटिंग करेगा। क्या? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में ना क्या पास करेगा? BR। क्या पास करेगा बाबू? BR। और जिस दिन BR पास हो जाएगा वहां से लेकर 30 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 30 दिन का टाइम है। कहाँ से? जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, किसको? ऑडिटर को हटाने का। समय से पहले, हम समय से पहले अपने ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, कुछ कारण होगा, जो भी है। ADT 1 किसका था? अपॉइंटमेंट का था। अब अपॉइंटमेंट के बाद कौन सा फॉर्म आएगा? ADT 2। ये किसके लिए? ऑडिटर को रिमूव करने का, हटाने का। ये सबमिट करना पड़ेगा, ये जमा करना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर सर? जब BM पास हो जाएगा ना, वहां से लेकर 30 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। किसको जमा करेगा सर? ये जमा किया जाएगा बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स RD, रीजनल डायरेक्टर। जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहे थे ना, भूल जा रहे थे, वहाँ RD कर देना। RD का मतलब रीजनल डायरेक्टर। ऐसे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेगा तब भी चलेगा। ये इंप्रेशन को और अच्छा करने के लिए बता रहे थे सर। जब बोर्ड रेजोल्यूशन एक बोर्ड मीटिंग में पास हो जाएगा तो उसकी 30 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर क्या करना है? ADT 2 फॉर्म सबमिट कर देना। कौन सा फॉर्म? ADT 2। ADT 2 जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, किसको करेंगे सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रीजनल डायरेक्टर को। वेट करेंगे यहाँ पर, वहाँ वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करेंगे, वेट हम लोग। किसका सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगा, वहाँ से लेकर हमको 60 दिन का टाइम मिलेगा। कितना दिन का मिलेगा बाबू? 60 दिन का टाइम मिलने वाला है, 60 डेज का। 60 दिन के अंदर हमको सभा बुलाना पड़ेगा, सभा, शेयर होल्डर्स का सभा होगा, वहाँ पर ना SR इन GM पास करना पड़ेगा।
सुन ध्यान से सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो। एक ऑडिटर को हटाना, अगर आप ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, ऑडिटर कोई दूध में से मक्खी का तरह नहीं, कोई मक्खी नहीं कि निकाल के बिक दीजिएगा। ऑडिटर को बुलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरों का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। वहाँ से लेकर मीटिंग में जब BIA DM पास हो जाएगा, सर ये क्या होता है, बोर्ड रिसोल्यूशन। आप जिसे ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन का नाम सुने ना कभी, वो होता है शेयर होल्डर्स का मीटिंग में। सेम उसी तरीके से ये भी वोट इन फेवर ग्रेटर देन वोट इन अगेंस्ट है, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा बोर्ड रिसोल्यूशन। वहाँ से लेकर 30 दिन के अंदर आपको ADT 2 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद जिस दिन अप्रूवल देगा वहाँ से लेकर 60 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर सभा बुलाइए शेयर होल्डर्स का, वहाँ पर पास होगा SR इन GM। SR का मतलब 75% मेजोरिटी, 3 टाइम्स। जब SR इन GM पास होगा ना बाबू, क्या पास होगा, SR इन GM। जब SR इन GM को पास करेंगे, जब SR इन GM पास हो जाएगा तब ऑडिटर हटाए। लेकिन जिस दिन SR इन GM पास होने का बात होगा ना, उस दिन ऑडिटर खड़ा होकर अपना दुखड़ा सुनाएगा, पूछेगा रीजन, सभा में जवाब देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप लोग क्यों हटाना चाहते हैं, ये ऑडिटर को क्यों हटाना चाहते हैं, जवाब दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 2 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा क्यों हटाना चाहते हैं, रीजन दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बताओ शेयर होल्डर्स को। तो इतना आसान नहीं है SR इन GM को पास कर देना। आप ऑडिटर को हटाना चाहते हैं ना, तो जाओ बाबू जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके आओ। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तब तो, और फिर जब अप्रूव करेगा ना तो 60 दिन के अंदर SR इन GM पास होने जाना चाहिए। SR इन GM का मतलब सर आपको 60 दिन के अंदर मीटिंग बुलाना पड़ेगा। आप मीटिंग सिर्फ बुलाना नहीं, आपको पास भी करवाना है SR इन GM। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस में आप फेल्ड हो गए ना, तो फिर से शुरू कीजिए, काम कीजिए, हटाइए ऑडिटर को, शुरू होगा, तब तक ऑडिटर हटने वाला नहीं है। बहुत समझ में आ गया सर, आ गया, बहुत अच्छा सर। ये कौन से कंपनी के लिए, ये गवर्नमेंट कंपनी का बता रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बता रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट के समय बोलते थे, कैजुअल वैकेंसी के समय बोलते थे, रिमूवल में दोनों का प्रोसेस सेम है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो। समझ में आया? चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दोनों में प्रोसेस सेम है। लेकिन बोला गया ना, एक कंपनी को हमेशा एक्सेप्शन मिलता था। कौन सा कंपनी सर? वो है IFSC कंपनी। IFSC कंपनी का अगर बात होगा तो BR8 BM पास करो, जब पास हो जाएगा 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जमा कर दो, ADT 2। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अप्रूव नहीं कर रहा है, कौन सा केस में, IFSC कंपनी के केस में, कितना दिन के अंदर सर? 60 दिन तक इंतजार करना। कब तक वेट करेगा ये लोग? 60 दिन तक। अगर अप्रूव नहीं किया ना 60 दिन के अंदर, कौन नहीं अप्रूव किया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अप्रूव किया तो डीम टू भी एज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे चुका है। और यहाँ से ना, यहाँ से आपको जो SR इन GM पास करना है, उसके लिए वहाँ कितना टाइम मिलता था? 60 दिन। आपको इसमें 60 दिन नहीं, इस दिन आपको टाइम मिलेगा 3 मंथ्स। कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। समझ में आया बाबू? 90 दिन मत लिख देना एग्जाम में जाकर, एग्जाम में 3 महीना लिख के आना है, 3 मंथ्स, क्योंकि डेट्स का फिर इशू आ जाएगा। समझ में आया? 31, 30, 29 क्या नाम, जहाँ पर 3 मंथ होगा 3 मंथ, यहाँ पर 90 डेज होगा 90 डेज। इसलिए जब डेज लिखते ना 30 डेज, तो 1 मंथ मत लिख देना, फिर लफड़ा हो जाएगा बाबू। लॉ का प्रोविजन है, लॉ जैसा बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। सर लॉ फिर से आ गया? लॉ हकीकत में टैक्स में भी होता है, उसको बोलता है टैक्स लॉ। अब बोले थे ना ऑडिट में भी लॉ रहेगा ही रहेगा। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको कवर करना। ये कौन सा सेक्शन में था रिमूवल का बात? 140 सबसेक्शन 1 में। आशा करते हैं आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नोट करना है।
चलिए, आशा करते हैं आप ये सारा पॉइंट नोट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं तो स्टूडेंट बोला सर आप टाइम ही नहीं देते हैं, बोलते हैं सिर्फ नोट करो, टाइम ही नहीं मिलता है। चलो शुरुआत करते हैं। वन 140 सबसेक्शन 3 किसका है? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। देखिए, एक पढ़े थे ना कैजुअल वैकेंसी में कि ऑडिटर रिजाइन देता है। कैजुअल वैकेंसी में ही पढ़े थे हम लोग कि ऑडिटर क्या करता है, रिजाइन देता है। रिजाइन आज हम लोग सीखने वाले हैं ना, मतलब रिजाइन देगा अगर ऑडिटर तो अपॉइंट कैसे करता था, ये था कैजुअल वैकेंसी में। वो तो अपॉइंट करने का प्रोसेस था ना। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुआ ड्यू टू डेजिग्नेशन तो उस समय उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, किसका, तो ऑडिटर का। अब हम लोग सीखने वाले हैं आखिर ऑडिटर का रिजाइन देने का कुछ तौर तरीका है कि नहीं है। ये 2 अंडर सेक्शन सिखाएगा। पहला अंडर सेक्शन में आते हैं 140 सबसेक्शन 2। सर ये क्या सिखाने वाला है? देख, ये सिखाता है ना, अगर ऑडिटर रिजाइन देना चाहता है, कौन, ऑडिटर, अगर ऑडिटर रिजाइन देना चाहता है तुम रिजाइन दे दे भाई। कब ऑडिटर रिजाइन देता है तुम सुन ले, रीजन भी सुन ले। जब ऑडिटर को ना बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करने से रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करने पर रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है, रोक टोक जब लग जाता है, ऑडिटर को बिना पूछे जो उससे ऑडिटर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, टर्म्स उसमें चेंज कर देता है। कैसे, आगे चल के भाई बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जब ऑडिटर को दिक्कत करना शुरू करता है, अनजस्टिफिकेबल चेंज, मतलब जो चीज़ जस्टिस नहीं है वहाँ पर रोक टोक लग रहा है, या कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, उससे अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, मिसबिहेव शुरू हो गया ऑडिटर के साथ कि काम नहीं करने देंगे। तुम ऑडिटर आ गया, पैसा लो और रिपोर्ट बना कर चल जाओ। फोर्सफुल मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैनेजमेंट को कोई डिस्टर्ब ना करे, उन लोगों को बस क्लियर ओपिनियन दे दे, ऐसा वो लोग दबाव डालने का कोशिश करे कुछ भी। या कोई ऐसा अनएथिकल हमसे काम करवाना चाहता है ऑडिटर से जो करना वायोलेशन ऑफ लॉ है। उस सिचुएशन में जब लॉ को कोई ओवरराइड करने का कोशिश करेगा, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ऑडिटर को बोला गया अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या वो करना उचित नहीं जो वो मैनेजमेंट आपसे करवाना चाहता है, तो आप रिजाइन दे दीजिए। ज़रूरत नहीं है आप सोचें एक काम करते हैं उसको डिस्क्लेमर दे देंगे, नहीं। अगर आप काम करने से बहुत ज़्यादा रोक टोक, अगर मान लीजिए आपका समय बीत गया, वैसा बात नहीं है। डिस्क्लेमर ओपिनियन तो अलग चीज़ है, वो तो दिया ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए कुछ महीना बीता और इतना वो लोग ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर दबाव डाल रहा है ना, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा दबाव है, लास्ट टाइम तक टिकना बहुत मुश्किल है, दिक्कत दे है, आप रिजाइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रिजाइन दे दीजिए। लेकिन जब आप रिजाइन दीजिएगा तब आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ADT 3। ध्यान से सुनना भाई, ADT 1 कंपनी सबमिट करता था ROC को, ADT 2 कंपनी सबमिट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट में रीजनल डायरेक्टर को। याद कीजिए, याद आएगा आपको। अब कौन सा फॉर्म आया, ADT 3। कौन सा फॉर्म है, ADT 3। ये कौन जमा करेगा जानते हो, सबमिटेड, कौन रिजाइन दे रहा है, ऑडिटर ना, सबमिटेड बाई ऑडिटर टू किसको, देख भाई किसको करेगा, ध्यान से सुन। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो जमा करेगा ROC को। किसको जमा कर देगा, ROC को। एंड इन्फॉर्म टू कंपनी, और किसको इन्फॉर्म कर देगा, कंपनी को। तो कंपनी में किसको इन्फॉर्म करेगा भाई, उसके डायरेक्टर्स को। सर वही लोग तो दबाव डाल रहा था, हाँ बता, ठीक है कोई बात नहीं है। मैनेजमेंट को, या तो सर डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को,
पॉसिबल है तो शेयर होल्डर, ठीक है कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिखिए ना इन्फॉर्म टू कंपनी, फिलहाल आगे बताएंगे भाई, इसका डिटेल्स देंगे। सिर्फ लिख दी इन्फॉर्म टू कंपनी, मतलब कंपनी को एक लेटर लिख के सूचित कर देगा जो भी है। सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात रहा तो देख भाई, गवर्नमेंट कंपनी का बात रहा ना तो कंपनी को तो बताना पड़ेगा, जैसे आरओसी को भी बताएगा प्लस कंपनी को भी बताएगा, और सर और सीएनएजी को भी इन्फॉर्म करेगा, सीएनएजी, ये 3 लोग, क्योंकि सर यहाँ पर अलग से एक सीएनएजी आता है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना, एडीटी सबमिट करने से सारा का सारा चीज़, एडीटी 3 किसको, आरओसी को देता है वो लोग। सर कितना दिन के अंदर, ये 30 दिन के अंदर सबमिट कर देना पड़ता है। कितना दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन से ऑडिटर 30 दिन के अंदर सबमिट कर देगा। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो आरओसी को और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो आरओसी को, कंपनी को और सीएनएजी को। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करना ही पड़ेगा। और रिजाइन का अंडर सेक्शन कितना आ गया, 140 सब सेक्शन 2। सर ऑडिटर एडीटी 3 सबमिट नहीं करता है, इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं करता है, जिन लोगों को इन्फॉर्म करने बोला गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा। देख भाई, जाके डायरेक्टर लोग ऐसा जरूरी नहीं कि बोलना पड़ेगा जो बता रहे थे, आप नॉर्मल सा कंपनी का नाम पर, कंपनी का एक एड्रेस होता है ना, वहाँ पर लेटर डाल देगा, चलेगा। क्या था 139 में, क्या था अपॉइंटमेंट, 140 में क्या है रिमूवल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर सेक्शन 141। सर क्या है इसमें पढ़ेंगे सब सेक्शन 1 और एक पढ़ने वाले हैं भाई अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 2। सर क्या है इन दोनों में, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सर ये क्या होता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। देख बाबू, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है ना, एक ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए अगर कोई ऑडिट करता है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन का जरूरत है। तो अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 बोला, सबसेक्शन 1 बोला, सबसे पहले तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन होता है, वो पास द रिलेवेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द आईसीएआई। दूसरा क्या होना चाहिए सर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उसके पास, अगर ये है तभी वो ऑडिट कर सकता है। बहुत अच्छा सर, और क्या बोला गया, बोला सर वो ना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रहेगा तो चलेगा, भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म रहेगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी चलेगा, पार्टनरशिप भी चलेगा। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग क्या है LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन आप लोग कभी पढ़े होंगे भाई LLP का मतलब ये होता है ना, इसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता है, क्या होता है लिमिटेड होता है। लिमिटेड नहीं समझे सर, याद कीजिए भाई, जो पार्टनरशिप फर्म हुआ करता था उसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता था। अगर एक पार्टनर्स गलती करता तो रिमेनिंग पार्टनर्स का घर बार, हाथी घोड़ा गाय भैंस टीवी बीबी मीन्स अदर एसेट, बीबी मीन्स अदर एसेट, सारा का सारा लेके चल जाता था। लेकिन LLP में क्या होता है, LLP में होता है कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड का मतलब सर रोक है कि इससे ज़्यादा वो लायबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिलकर, मैनेजमेंट का जो नाकामी है, जो फ्रॉड है, उसमें वो ऑडिटर इन्वॉल्व है, तो पूरे फर्म का नहीं, सिर्फ वो ऑडिटर जो इन्वॉल्व है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। किसका, सिर्फ उसी ऑडिटर का जो उसमें इन्वॉल्व है, रिमेनिंग पार्टनर सेफ रहेगा। ये फ़ायदा है LLP का, बता दिए। अब ऑडिटर का गलती है तो उसका बचाव किया जाएगा, नहीं लायबिलिटी लिमिटेड, ऐसा नहीं। जो ऑडिटर का गलती है भाई, जो जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व था, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। सुन भाई, इसमें कंडीशन है, आप मतलब ये पूरा में ही आ जाए यार, कंडीशन है बोला गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स पार्टनर से बगल में हम CA लिख देने, कहाँ कारण है प्रॉब्लम।
प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सर इसका मतलब आप लोग नोट कर रहे हैं ना बाबू, थोड़ा बहुत जो भी है नोट करके रखिए। सर इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, मतलब सर समझा रहे हैं, सुनो ध्यान से, मिटाने जा रहे हैं। दिक्कत होता है ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कर, बाद में लिख लेना अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, ध्यान से सुनना बाबू। सपोज मान ले बाबू ये फॉर्म है, ये फॉर्म में ना सीए कितना पार्टनर हुआ, 3, दिखाई दिया 3, ये सुनो बहुत अच्छा। ये है सीएस, ये है सीएमए, ये है लॉयर, ये है इंजीनियर। सर ऐसे हो सकता है कभी, अच्छा 6 हुआ ना, एक काम कर देते हैं और बढ़ा दें क्या, चल कोई बात नहीं, और एक सीएस कर देते हैं। अब ये बताइए सर मेजॉरिटी का मतलब समझाइए, मेजॉरिटी का क्या कहानी चल रहा है। देख ये जो है ना, ये है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ये भी सेम है। ये कहाँ प्रैक्टिस करता है, फॉरेन में, यहाँ का नहीं है भाई ये, लेकिन यहाँ का क्या है, पार्टनर है। सबसे पहला सर, अच्छा रुक जाए इसको भी कर देते हैं फॉरेन। चल सर पूरा फर्म में क्या सीए का मेजॉरिटी देखना, ना भाई ना, ऐसा नहीं है। एक फर्म में हो सकता है कि ऐसा भी हो, ऐसा होता है क्योंकि ना मल्टीपल एक्सपर्ट लोग मिलकर क्यों खोलता है, इसलिए कि ताकि उस कंपनी का जो भी दिक्कत आएगा वो ये लोग सॉल्व करने सकेगा, सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, समझ में आया। और पहला बात, दूसरा देख भाई, एक इंसान जो है ना, सपोज कितना लोग ना सीए भी रहता है, सीएस भी रहता है, सीएमए भी रहता है, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं एक इंसान एक ही चीज़ का प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब सीए का जो करेगा तो सिर्फ सीए का, वो सीएस का नहीं कर सकता और सीएमए का भी नहीं कर सकता। मतलब एक इंसान एक ही डिग्री लेगा तो कौन सा काम करेगा भाई, स्वाभाविक है भाई, ज़्यादातर लोग सीए का करता है, क्यों, कारण है बहुत, इसका महत्व है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी। सीए का मतलब एक अलग ही वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है, सीएस लोगों का भी एक अपना वजूद है, सीएमए का भी है, लेकिन सीए का है। अब देख ध्यान से सुन भाई, हमको उतना माथापच्ची नहीं करना। टोटल सीए बता यहाँ कितना टोटल, तो टोटल है 3 सर बस। क्या इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है, देखो तो इसमें 3 में कितना मेजॉरिटी चाहिए, 2। क्या 2 पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस करता है, नहीं, तो ये वैलिड नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है, ये फर्म ऑडिट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये फर्म नहीं कर पाएगा। सुन लो सर, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता ना प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, अब बताइए सर, तो हम बोलते हैं भाई इस पूरे फर्म में उतना पता नहीं, टोटल कितना सीए है, 3, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया कितना लोगों का है, 2, मेजॉरिटी है, हाँ सर मेजॉरिटी तो है, मतलब ये वैलिड है, पहला जवाब मेरा। दूसरा सुनो, अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 बोला, सब सेक्शन 2 का कहना है सर मान लीजिए किसी कंपनी है, कोई कंपनी का ऑडिट हो गया, इसमें साइन कौन करेगा, कोई भी पार्टनर कर जाएगा, इंजीनियर, लॉयर, सीएमए, सीएस, सीएस कोई भी कर देगा, नहीं बोला गया सिर्फ इसमें साइन करेगा सीए, कौन, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें सिर्फ सीए का साइन होना चाहिए। सर सीए का साइन क्यों होना चाहिए बताइए ना सर। देख भाई इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, तो भाई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसके पास होगा, ऑडिट करने का पावर किसके पास है, सीए के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, तो साइन सिर्फ सीए करेगा, सीएस या सीएमए इसमें साइन नहीं कर सकता क्योंकि ऑडिटिंग का पावर सीए के पास है, इसीलिए ये क्वालिफाइड होता। पहले ही बताया था ना, क्या बोला था, हु हैज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हु द पास द रिलेवेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द आईसीआई, तो यही ना साइन करेगा भाई, लेकिन ये साइन करेगा, ये बात कौन सा अंडर सेक्शन बोला, सब सेक्शन 2। 1 में क्या बोला था, 1 में बोला था
कौन से एग्ज़ाम पास करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ये कौन सा अंडर सेक्शन था, सबसेक्शन 1, लेकिन साइन करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, बस इतना सवाल सबसेक्शन 2 में बोला गया और कुछ नहीं है। बस सर क्वालिफिकेशन भी हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम डिसक्वालिफिकेशन को लेकर। इसके लिए ना एक अंडर सेक्शन आया 141 सबसेक्शन 3, क्या है सर, डिसक्वालिफिकेशन। सर ये क्या होता है डिसक्वालिफिकेशन? देख, डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर बोला गया, किसके ऊपर, डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर बताया गया कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ ऐसा शर्त जहां पर ऑडिटर को डिसक्वालीफाइड कर दिया है, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। और ऑडिटर जिसका ऑडिट करने के लिए जाएगा ना, जिसका ऑडिट करना चाहता है जिस क्लाइंट का, ऑडिटर को एक लेटर में इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसको? ऑडिटर बताएगा कंपनी को, वो ऑडिटर आई वांट टू डू योर ऑडिट, मतलब सर कंपनी का मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूँ। वो अपना विलिंगनेस को जाहिर करेगा कंपनी के सामने, क्लाइंट के सामने कि मैं आपको ऑडिट करने के लिए इच्छुक हूँ, सबसे पहला। दूसरा बात, अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो भी चीज़ है उसका मेरे पास क्वालिफिकेशन है। फिर अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मतलब मैं आपका ऑडिट कर सकता हूँ, ये बात बताना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर बताएगा क्लाइंट को एक लेटर में लिखे, क्योंकि क्लाइंट कैसे समझेगा भाई वो डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर इन्फॉर्म करे। सर नहीं करेगा तो पेनाल्टी है भाई, आगे चलकर पढ़ाएंगे क्या पेनाल्टी है। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर ये सारा बात क्लाइंट को इन्फॉर्म पहले से कर दे, ऑडिट करने के पहले, जब उसको अपॉइंट किया जा रहा हो या उससे कम्युनिकेट किया जा रहा हो। चल शुरू करते हैं। सबसे पहला 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। देख भाई क्लॉज ए बोलता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों सर? कभी सुना चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी खोल के बैठा हुआ है? कभी बता दे भाई। सुना होगा सीए फर्म होता है, सीए फर्म, सीए कंपनी नहीं होता, सीए फर्म होता है। क्यों सर? क्योंकि कंपनी में सीए का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, और जब लिमिटेड हो जाएगा तो क्लाइंट का ऑडिट कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जो सीए अगर मैनेजमेंट का चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर मैनेजमेंट कुछ गलती किया, मतलब मैनेजमेंट के साथ वो मिलकर फ्रॉड करता है, या ऑडिटर कंपनी के साथ मिला हुआ है, जैसे सत्यम में हुआ था। एक सत्यम एक कंपनी, गूगल में जाकर सर्च कर लेना, तो होता है बहुत समय ऑडिटर मिला होता है। किसके साथ? तो क्लाइंट के साथ। अगर ऐसा कोई स्थिति है कि ऑडिटर मिला हुआ है तो उसका लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगा। कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन बोला गया बॉडी कॉर्पोरेट में सबको कवर करेंगे, लेकिन एलएलपी को छोड़ देंगे। मतलब एलएलपी अगर सीए खोल के बैठा है तो वो ऑडिट कर सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है। सर क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है? बोले हाँ होता है। तुम लोग जब एलएलपी पढ़ा हुआ तो पढ़ा होगा कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। लेकिन क्या एलएलपी ऑडिट कर सकता है? हाँ कर सकता है, उसको एक्सेप्शन दिया गया है। अब कुछ पूछ रहा भाई बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? हम नहीं बताएंगे भाई, तेरे लोग लॉ में पढ़ा चुके थे, तो ऐसे भूलता जा, हम बताता जाएं, हद करता है, ऐसे नहीं होता। सबसेक्शन बी क्या बोलता है सर? ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब सर भाई जैसे कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब सर भाई अकाउंटेंट एक एग्जांपल लिए हम, और भी हो सकता है भाई, काफ़ी लोग हो सकता है। प्यून भी एक एम्प्लॉय होता है, प्यून भी हो सकता है, काफ़ी स्टाफ भी हो सकता है, ये सब एम्प्लॉय है। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं बाबू? हम ये बताना चाहते हैं, अगर हम उस कंपनी, मान ले भाई मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जिसे
और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो क्या मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर पाऊँगा? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं डायरेक्टर रहूँगा तो मैं अपना गलती को छुपाने का कोशिश करूँगा, तो मैं क्या इंडिपेंडेंट ऑडिट कर पाऊँगा? कभी नहीं हो पाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिट। समझ में आया? इसलिए मैं अगर डायरेक्टर हूँ कंपनी का, तो आप हमेशा क्या करूँगा, अपने पाप को छुपाने का कोशिश करूँगा, कहाँ से बचाऊँ खुद को। फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाएगा, इंडिपेंडेंट हम नहीं रह सकेंगे ना। बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर मेरे ऊपर फोर्स करेगा। एम्प्लॉय रहेंगे तो मेरे को निकालने का डर रहेगा यहाँ से। और ऑडिटर क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं होता है, क्लाइंट का नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है जो किसी का अप्रूवल लेगा। इसीलिए रिजाइन का जब भी टाइम आया था ना, वो रिजाइन लेने के लिए किसी का अप्रूवल नहीं लेता था कि मेरे को अप्रूवल दो, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। जब एम्प्लॉय नहीं था, अप्रूवल क्यों ले? इसका मतलब सर ये चीज़ क्लियर हो गया, अगर कोई ऑफिसर है, ऑफिसर का मतलब डायरेक्टर है, डायरेक्टर, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। एम्प्लॉय है तो वो भी नहीं कर, क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये लोग जानता है कंपनी अगर निकाल दिया तो मेरा सैलरी लॉस हो जाएगा, डर लगा रहेगा ना। ठीक सर। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, ये क्या बोलता है? ये बोलता है ना, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय, बोलता है अगर ये एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, याद करना पवन का बच्चा, पवन का एम्प्लॉय था भवन या जो भी था, कभी बताया एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी है, तो अगर एक बात बता, मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसका भी कोई एम्प्लॉय है, तो बोला सर मैं तो ऑडिट नहीं कर सकता आपका, क्योंकि मैं आपका क्या लगूँ, एम्प्लॉय, मेरा एम्प्लॉय आपका ऑडिट कर देगा। तो बता भाई, अगर उसका एम्प्लॉय कुछ गलती करेगा, हम प्रेशर किसके ऊपर डालेंगे? अपना एम्प्लॉय के ऊपर। वो क्या करेगा? उसके ऊपर, नहीं तो वो उसको निकाल देगा। कभी वो इंडिपेंडेंट रह नहीं सकेगा, इसलिए एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता, उसका भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता। या मान ले ऑफिसर है, ये डायरेक्टर है, इसका कोई पार्टनर है, क्या वो इंडिपेंडेंट तरीका से ऑडिट कर पाएगा कभी? हाँ, कभी नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा? एक बात बता, सपोज मान ले इस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने क्या किया, मेरा और एक जगह बिजनेस चलता है जिसमें क्या है, जो सीए है वो मेरा पार्टनर है। अगर वो मेरे ऊपर प्रेशर डालेगा इस कंपनी के ऊपर कि मैं अगर कुछ गलती किया, उसको वो पाल लेता है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर वो पार्टनर है ना मेरा, वहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ दूँगा, उसके ऊपर प्रेशर डालूँगा, कहीं ना तो कहीं उसको दबाव मिलेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मिलेगा। इसीलिए बोला गया अगर ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय है, तो वो भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, पूरा इंडिपेंडेंट करो ऑडिटर को। समझा इंडिपेंडेंट का मीनिंग कितना बड़ा होता है? क्लॉज डी में ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्लॉज डी ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर क्या होता है क्लॉज डी में? बोला कि पर्सन का मतलब कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हिज पार्टनर हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और रिलेटिव हम आपको पढ़ा चुके हैं। किसमें सर पढ़ाए थे? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। अब मत बोलिए अगर रिलेटिव नहीं पढ़ाए थे कभी। ठीक है सर, बहुत अच्छा। बोला गया एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर जिस कंपनी का ऑडिट करना चाहता है, सपोज पतंजलि का मैं ऑडिट करना चाहता हूँ, अगर पतंजलि का मेरे पास एक भी शेयर्स है, या मान ले भाई टाटा का हम ऑडिट करना चाहते हैं, टाटा का शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, एक भी शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो बताइए क्या मैं इंडिपेंडेंट तरीका से ऑडिट कर पाऊँगा कभी? क्या पॉसिबल है इंडिपेंडेंट तरीका से ऑडिट करना? कभी भी पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं हो पाएगा ना भाई, नहीं हो पाएगा ऑडिट, फंस जाऊंगा ऑडिट करते समय। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का मैंने फ्रॉड को पकड़ लिया या गलती को पकड़ लिया, कंपनी का अगर शेयर्स का दाम नीचे गिरेगा, तो मैं भी उस कंपनी का क्या हूँ? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब ऑनर। तो ये तो डर मेरे को भी लगा रहेगा ना
कि मेरा भी पैसा कहीं डूब ना जाए। सर ये कंपनी जितना बाकी से होल्डर का है उतना भी आपका भी है, आप समझने का कोशिश कीजिए, ये कंपनी भी आपका है क्योंकि आप भी इसके क्या है, ऑनर है, शेयर होल्डर है। तो बताइए मैं क्या कभी इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट कर पाऊंगा? इसीलिए बोला गया यदि सीए के पास एक भी शेयर्स है तो पहले उस शेयर्स को सरेंडर कर दे कंपनी को, कर सकता है। तुम शेयर को पहले सरेंडर करो सरेंडर, कंपनी का शेयर्स को वापस करो कंपनी को, तब तुम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मान लेंगे। अगर तुम्हारे पास एक भी शेयर्स है तो हम मानेंगे तुम इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है सर। अगर इसके पास नहीं है भाई, नहीं है, लेकिन इसके पार्टनर के पास है, किसके पास है? इसके पार्टनर के पास है, तब भी तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुमको इनडायरेक्ट फोर्स करेगा। ये आपके रिलेटिव के पास है, लेकिन रिलेटिव में कुछ छूट दिया गया। सर क्यों छूट दिया गया? यहाँ पर देख भाई स्टार मार्क्स मार दिए। रिलेटिव को यहाँ पर छूट दिया गया, किसमें सर? सब सेक्शन 1। किसमें? सब सेक्शन 1। ये सिर्फ सब सेक्शन 1 में छूट है रिलेटिव को, सिर्फ रिलेटिव को यहाँ पर। हाँ बोला गया रिलेटिव लोग थोड़ा ना जलन वाला होता है, जलनखोर होता है, वो हर किसी में होता है, चलता है हर किसी के रिलेटिव में। तो बोला सर अगर ये लोग ऐसा लोग है, ये लोग ऐसा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके रिलेटिव के पास है जो भी चीज़ है, एक काम कीजिए, और ये जो शेयर्स का बात कर रहे हैं ना बाबू, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव, ये सिर्फ कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कंपनी का बात नहीं हो रहा है। कंपनी में आपका शेयर्स है जिसका ऑडिट करना चाहते हैं, या होल्डिंग कंपनी में है, होल्डिंग का भी पढ़ाए होंगे, या सब्सिडियरी में है, या एसोसिएट्स कंपनी में, इसमें 50% वाला खेला होता था, याद कीजिए 50% वाला, या तो एसोसिएट्स कंपनी में है या फेलो सब्सिडियरी में। कौन सा कंपनी? फेलो सब्सिडियरी। लास्ट में बता देंगे कि फेलो सब्सिडियरी क्या होता है। किसका? आपके रिलेटिव का। सुनना बाबू, इसका बैटरी ख़त्म हो चुका है, इसलिए आगे चलकर मैं कुछ भी बोलूँगा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें ना पॉइंट बच गया, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कैमरा का पूरा चार्ज ख़त्म है। अब इसको चार्ज में लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग आधा अधूरा जगह पर स्टॉप हो जाएंगे या तो फंस जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रहने दो, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन नेक्स्ट क्लास हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और अलग से बहुत सारा पॉइंट पढ़ने वाला है।